Hello and Jai Hind student. Welcome once again to your own channel सर तरुण रूपानी कॉमर्स। जी हाँ, ये एक डेडिकेटेड चैनल है मेरे कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए फॉर क्लास 11th एंड 12th। हाँ, कॉमर्स हर बोर्ड में है, आईएससी बोर्ड में है, सीबीएसई बोर्ड में है, इवन स्टेट बोर्ड में है, तो ये सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए रेलिवेंट होगा। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर को डिटेल में काउंटिंग क्या होती है, काउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, लिमिटेशंस क्या होता है, इसके बारे में बनाया। अगर आप चाहें तो हमारे एक नोन बिजनेसमैन को हमने पूछा अकाउंटिंग क्या होती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। उनकी नज़र में, जो रियल में बिजनेसमैन है, उनकी नज़र में अकाउंटिंग क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। आप अकाउंट्स बनाते हैं? हाँ, अकाउंट बनाते हैं। आप अकाउंट्स क्यों बनाते हैं? अकाउंट बनाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इससे आप अपनी लेन देन को सुनियोजित तरीके से लिख सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसका आकलन कर सकते हैं कि उसमें आपने क्या गलत खर्च किया, क्या सही किया, क्या लेनदारी है, क्या देनदारी है, क्या आपका स्टॉक है, क्या आपने एक साल में किया, क्या आपको नहीं करना चाहिए था, क्या आपने गलतियाँ की हैं, ये सब हम अकाउंट से ही देख पाते हैं। हर सब्जेक्ट में अपने एक टर्म्स होते हैं, अपने एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसके जाने बिना उस सब्जेक्ट का अर्थ नहीं समझ में आएगा। जैसे कि आप कंप्यूटर्स पढ़ रहे हैं तो कंप्यूटर्स में टर्म होते हैं कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स, है ना, सिंटैक्स। क्या इसका सारे बच्चों को मीनिंग मालूम होता है? तभी तो वो उसको क्या करते हैं, उसको समझ पाते हैं। तो वैसे ही अकाउंट्स में भी हाँ, ये चैप्टर आपका एक बेस बन जाएगा आगे के सारे चैप्टर्स। चाहे वो थ्योरी हो, न्यूमेरिकल हो, सब इन टर्म्स को बार बार रिपीट करेंगे। अब किसी एक लेमैन से, किसी एक आम आदमी से पूछे कि ड्राइंग क्या है, तो वो कहेगा सर वो जो बच्चे ड्राइंग और पेंटिंग करते हैं, हाँ हमने भी ड्राइंग का क्लास किया है ना, तो वो वाला ड्राइंग है क्या। या पूछे कैपिटल क्या है, ओ कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, कैपिटल ऑफ यूपी लखनऊ। क्या यही टर्म हमारे अकाउंटिंग में भी यही मतलब से रखे गए हैं? जवाब होगा नहीं। तो हमें जानना है आज कि अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स क्या है, अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा आगे के सारे चैप्टर्स को समझने में, उन सब का ये बेस होगा। तो अकाउंटिंग टर्म्स, तो देयर आर सर्टन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स दैट आर डेली यूज इन द बिजनेस वर्ल्ड। आम जीवन में जब आप अकाउंट्स करेंगे तो इसके बिना, आप इन शब्दों के बिना शायद अकाउंट्स कर भी नहीं पाएंगे। तो इन्हीं को हम कहते हैं, इन्हीं बेसिक टर्म्स को हम लोग कहते हैं अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हाँ, अकाउंटिंग के टर्म्स। सबसे पहला टर्म जो बार बार रिपीट होगा, मैं भी कहूंगा बिजनेस ट्रांजैक्शन या सिंपली ट्रांजैक्शन। सर कोई खरीद हो जाए, कोई बेच हो जाए, हाँ परचेज कर लें गुड्स को, सेल कर दें गुड्स को, क्या ये ट्रांजैक्शन है? हाँ ट्रांजैक्शन है। तो ट्रांजैक्शन क्या होता है? तो ट्रांजैक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ठीक है, क्या होती है? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है बिजनेस की, जिसकी वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है, उसके असेट्स या लायबिलिटी में चेंज आ जाता है। ठीक है, अब बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा तो मैंने बता दिया बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होने वाली है, बढ़े या घटे कुछ भी हो सकता है। और क्या फीचर्स हैं इस ट्रांजैक्शन के? सबसे पहला है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि इसमें मनी इन्वॉल्व है। दूसरा, इसको आप दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस दो टाइप के हो सकते हैं। एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन मतलब जो बिजनेस के आउटसाइड से डील करते हो, वन विच आर डीलिंग विद द आउटसाइड द फर्म। कुछ एग्जांपल दे दूं? हाँ, एग्जांपल आपको दे सकता हूं। आपने परचेज ऑफ गुड्स कर लिया, हाँ बिजनेस को तो कॉमन है ही गुड्स खरीद लेना, तो आप कहां रिकॉर्ड करेंगे? यहां। या इवन सेल कर दिया हो गुड्स को, तो परचेज सेल एक ऐसा कॉमन ट्रांजैक्शन है जो आउटसाइड द बिजनेस हो रहा है, मतलब बिजनेस और आउटसाइड पीपल का इन्वॉल्वमेंट है। पर कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जो इनसाइड या विद इन दी फर्म ही होते हैं, इसका इफेक्ट किसी आउटसाइड पार्टी पे नहीं पड़ने वाला होता है। कोई है क्या ऐसा ट्रांजैक्शन?
हाँ, मैं एक ट्रांजैक्शन लिखता हूं और एक आपसे चाहूंगा कि आप मुझे एक एग्जांपल देके बताएं, क्या एक इंटरनल ट्रांजैक्शन मैं दे दूं आपको। मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे फर्म ने डेप्रीसिएशन चार्ज किया। डेप्रीसिएशन असेट्स की कीमत जब फॉल हो जाती है, क्योंकि उसका हम यूज कर रहे होते हैं बिजनेस में, तो टीयर एंड वियर एंड यूसेज की वजह से असेट्स की कीमत डिक्रीज हो जाती है, डेप्रीसिएशन। क्लियर? तो ये एक इंटरनल है, किसी को ना पैसा दिया हमने बाहर, है ना, विद इन दी फर्म है। आपको बनाना है मुझे एक इंटरनल ट्रांजैक्शन। सोचिए, थिंक करिए और मुझे जरूर बताइए। कमेंट बॉक्स में मैं चाहूंगा कि आप मुझे कमेंट पर जरूर बताएं। मुझे बहुत खुशी होगी आपके आंसर्स को देख करके। मैं पर्सनली हर एक कमेंट को रिप्लाई भी करूंगा। चलो, इट रिजल्ट्स इन द चेंज। मैंने कहा था इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो आपका पैसा बढ़ेगा घटेगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगी। और क्या होगा, आप वो ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड करिएगा जिसको आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। याद रखिएगा, वो ट्रांजैक्शन जिसका आप मॉनेटरी कैलकुलेशन नहीं बता सकते हैं, वो ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा, है ना। एक एग्जांपल, जैसे चेयरमैन ऑफ द कंपनी रिटायर कर रहा है, क्या ये बिजनेस का कोई ट्रांजैक्शन है? जवाब है नहीं, है कि नहीं है। एक और एग्जांपल दूं, जैसे एक परचेज मैनेजर और सेल्स मैनेजर के बीच में झगड़े हो गए हैं, दोनों एक दूसरे को दे घूसे दे रहे हैं, क्या हो रहा है? कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है? जवाब है नहीं। ठीक है, तो इवेंट क्या होता है? ट्रांजैक्शन और इवेंट बार बार आते रहेंगे आपको वर्ड्स, है ना। इवेंट ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है। क्या चीज? जो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट बताए, कॉन्सिक्वेंस बताए, उसे कहते हैं इवेंट। हाँ, एक एग्जांपल देके बताता हूं कि फर्म ने परचेज किया गुड्स को, लेट्स से फर्म्स ने गुड्स को परचेज किया 50,000 रुपये में, ठीक है। और गुड्स को परचेज करने के बाद फर्म तो गुड्स रखती है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। हर फर्म का मकसद ये होता है गुड्स को परचेज करके फिर किसी को और को, कस्टमर को सेल कर देना। लेट्स अज्यूम फर्म ने परचेज किया और कुछ समय बाद इसी गुड्स को बेच दिया 60,000 में। बस मैंने दो ट्रांजैक्शन आपको बता दिए। पहला ट्रांजैक्शन परचेज का बताया, दूसरा ट्रांजैक्शन आपको सेल का बताया। बताओ इवेंट क्या हुआ? इवेंट मतलब रिजल्ट क्या निकला? तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि इसका रिजल्ट, इसका इवेंट क्या है? इसका इवेंट है प्रॉफिट, है ना। प्रॉफिट आ गया 10,000 रुपीज का। सिंपल है, आगे बढ़ जाएं। वाउचर। वाउचर क्या होता है? एक तरह का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, प्रूफ होता है कि आपने ये ट्रांजैक्शन किया है। तो वाउचर एक डॉक्यूमेंट है। किस बात का डॉक्यूमेंट है? किसी भी पेमेंट करने से, रिसिप्ट करने पर क्या प्रूफ है कि आपने गुड्स परचेज मेरे यहाँ से किया है? बताइए, आप मेरे यहाँ से गुड्स खरीद करके गए हैं तो सर मैंने आपसे कैश मेमो लिया है, तो कैश मेमो वाउचर है। और अगर उधार खरीदा होगा तो मुझसे परचेज का बिल लिया होगा। व्हाट इट? तो ये क्या है? वाउचर है। वाउचर ऑथराइजेशन टू पे होता है। वाउचर वो बेसिस होता है जिस बेसिस पे ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। भाई क्या प्रूफ है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ? तो मेरे पास जवाब है वाउचर। तो पहला डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, किसी ने कह दिया हमने 10 लाख के गुड्स बेचे, तो हम तो ना मान लेंगे 10 लाख के गुड्स बेच दिए। आपको उसका क्या करना पड़ेगा? 10 लाख का वाउचर दिखाना पड़ेगा। अब वो चाहे कैश मेमो के रूप में हो, इनवॉइस के रूप में हो, परचेज सेल बिल के रूप में हो, बट वाउचर तो चाहिए। ठीक है, सो वाउचर हेल्प करता है बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, एक प्रूफ के रूप में काम आता है। नेक्स्ट आता है टर्म कैपिटल। हाँ, कैपिटल ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली नहीं, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। तो एक बेसिक चीज है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखनी है। हाँ, ये बात को आप गांठ बांध लो। क्या चीज? कि आप हो फर्म। जब भी आप अकाउंट्स कर रहे हो, अपने आप को क्या करो, आंखें बंद कर लो और सोचने लगो कि मैं हूं फर्म और फर्म बना रही है। तो जो भी करना है फर्म के प्रोस्पेक्ट से करना है,
फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है, ठीक है। न्यूमेरिकल करने में बहुत मजा आएगा आपको मेरे साथ। हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूं यू विल एंजॉय लाइव सेशंस ऑफ द न्यूमेरिकल। मैं और आप मिल के करेंगे, एक एक चैप्टर को बहुत डिटेल में, बहुत स्लोली एंड डिटेल में आपके साथ डिस्कस करेंगे और लाइव डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रॉमिस करता हूं इसका। तो कैपिटल क्या है? कैपिटल वो रुपया है, वो चीजें हैं जो एक मालिक ने, ओनर ने बिजनेस में लगाई है। एक तरह की इंटरनल लायबिलिटी है। याद रखिएगा, तुमको अपने आप को मालिक बन के कभी नहीं सोचना है, ठीक है। फर्म के प्रोस्पेक्ट से सोचना है। जैसे मैंने कहा, मैं फर्म हूं, मैंने मालिक से पैसा लिया है, तभी तो मैं चालू हो पाया हूं। उस पैसे का होता क्या है जो बिजनेस में ओनर इन्वेस्ट करता है? उसी से तो लैंड खरीदी जाती है, उसी से तो फर्नीचर खरीदा जाता है, उसी से तो स्टॉक खरीदा जाता है कि नहीं है? तो कैपिटल, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर, ठीक है। और एक फॉर्मूले किसे आप जानना चाहते हैं, ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा अकाउंटिंग इक्वेशन सॉल्व करने में। हाँ, हम करेंगे आगे। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस लायबिलिटी। सिंपल फॉर्मूला है। फर्म की जो कैपिटल होगी, अर्थात जो मालिक ने जितना पैसा लगाया है, फर्म के एसेट में से लायबिलिटीज को घटा दीजिए, निकल आएगा। इसके दो और नाम हो सकते हैं, ओनर्स इक्विटी भी नाम हो सकता है, नेटवर्थ भी नाम हो सकता है, नेट एसेट भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो कई नाम दे दिए मैंने इसके। आगे बढ़ जाए, क्या कहते हैं? यहां तक समझ में आ गया है तो एक लाइक सर के लिए बनता है। आगे बढ़ जाता हूं और सारी डेफिनेशंस, ये सारे नोट्स अगर आप चाहते हैं आपको मिल जाएं, बस करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को जो आपकी तरह ही कॉमर्स लिए हैं उनको प्लीज़ ये चैनल जरूर रेफर करना। आई विल बी ग्रेटली ऑब्लाइज्ड बिकॉज योर शेयरिंग मेक्स मी बिलीव दैट आई एम गोइंग द राइट वे। हाँ, मुझे ये आपके लाइक से और आपके शेयरिंग से ये यकीन हो जाएगा कि मैं सही दिशा में हूँ, मेरे एफर्ट सही दिशा में हैं और मैं और ज़्यादा मेहनत से और ज़्यादा ईमानदारी से आपके लिए और वीडियोस बनाऊंगा और मेहनत करते ही जाऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ डू शेयर। तो असेट्स क्या होते हैं? असेट्स वो चीज़ें हैं, वो पोजेशन है बिजनेस के पास, वो प्रॉपर्टी है बिजनेस के पास। दो कीवर्ड है, पोजेशन या प्रॉपर्टी, जिसका बिजनेस यूज करता है। याद रखिएगा, आप फर्म है, आप बिजनेस हैं, ठीक है, आप ओनर नहीं हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो जो भी ओनर के पास नहीं, जो भी फर्म के पास असेट हैं जिनका बिजनेस यूज करता है, अब क्या चीजें असेट मानी जाती हैं? तो हर वो रिसोर्स जिसकी कोई कीमत होती है, हर वो वैल्यू वाली वस्तु, लैंड वैल्यू वाली होती है, फर्नीचर भी महंगा होता है, कीमत का होता है, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, सब क्या है? असेट्स है, ठीक है। और रिसोर्सेस को बिजनेस ओन भी करना चाहिए, क्योंकि आपका होना चाहिए तब तो रिसोर्स आपका माना जाएगा ना, किसी और का हाँ, रिसोर्स आपका तो नहीं माना जाएगा। एंड लास्ट, रिसोर्सेस को भी अक्वायर कर लीजिए, खरीद लीजिए, और रिसोर्स की कोई मॉनेटरी वैल्यू होनी चाहिए। हाँ, आपने जितने भी नाम सुने अभी आपने, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी, ये सब क्या थे? किसी न किसी मॉनेटरी वैल्यू में मेजर किए जा सकते हैं। अब आता है असेट्स के टाइप। एक होते हैं नॉन करंट असेट्स, मतलब जिनको छूने से करंट नहीं लगता है जोकिंग, ऐसा कोई भी असेट नहीं है, ठीक है। ये हम फिजिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ रहे हैं। यहां पर है वो असेट्स जो आपने परचेज कर लिए हैं फॉर मोर देन 1 ईयर के लिए, अर्थात एक ऐसे असेट्स जिनका आप लंबे समय तक यूज करने जा रहे हैं। दे आर हेल्ड कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस, कंटिन्यूसली बिजनेस में यूज करते रहते हैं। गुड्स के प्रोडक्शन में इसका इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने बताया, मशीनरी, बिल्डिंग, प्लांट, इक्विपमेंट्स, ठीक है। और इनको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं। याद रखिएगा, आपने लैंड खरीदी है ताकि आप उस लैंड पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कर सको, उस पर अपना शॉप बना सको, तो वो आपका क्या है? नॉन करंट एसेट है। फिक्स्ड एसेट कह सकते हो, ठीक है, द अदर टर्म इज फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब इसी फिक्स्ड एसेट्स के दो टाइप बताए गए हैं, टेंजिबल अर्थात जिस असेट्स को आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो, छू सकते हो, ठीक है, अर्थात इनके पास एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इसका एक अपना रूप है। हाँ, फिर से रिपीट, लैंड, प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, मोटर व्हीकल्स, फर्नीचर,
हाँ, 2 टेंजिबल एसेट्स के नाम कमेंट बॉक्स पर मुझे बता सकते हैं आप। हाँ प्लीज़, मुझे मालूम है आपको पता है, बस लिखने से झिझकते हो, तो सारी झिझक छोड़ो, कमेंट बॉक्स पर बताओ 2 टेंजिबल एसेट्स अदर देन द नेम्स मेंशन्ड हियर। ठीक है, एसेट्स होने चाहिए, टेंजिबल होने चाहिए। मैं तब तक आपको इनटेंजिबल एसेट बताता हूँ। इनटेंजिबल एसेट्स मतलब जिन एसेट्स को आप क्या नहीं कर सकते, जिनको आप टच नहीं कर सकते, है ना, जिनको आप देख नहीं सकते क्योंकि इनका कोई फिजिकल रूप ही नहीं है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल गुडविल हो गया, पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, ट्रेडमार्क हो सकता है। सुना था क्या इन सब का नाम? हाँ, ये सब एग्जाम्पल हैं इनटेंजिबल एसेट्स के। तो अभी करंट एसेट्स, ठीक है, मतलब वो एसेट्स जो कि सेल के लिए मंगवाए गए हैं, वो एसेट्स जिनको मैनेजमेंट क्या करने वाला है, कैश में कन्वर्ट करने वाला है, वो भी कितने समय के अंदर, विद इन 1 ईयर। तो दीज एसेट्स आर नॉट मेंट फॉर लॉन्ग टर्म यूसेज। हाँ भाई, मेरी फर्नीचर की दुकान है, हाँ मेरे पास फर्नीचर की दुकान है, और नाम दे देता हूँ, चलो मैं नाम देता हूँ सुंदर सा, मेघदूत फर्नीचर्स। ठीक, अब मैंने जो फर्नीचर खरीदा, मैंने जो सोफा खरीदा, चेयर्स खरीदी, क्या करने के लिए खरीदी थी? बेचने के लिए खरीदी थी ना, क्योंकि मेरा काम क्या है, फर्नीचर का काम है। मैंने नाम भी दे दिया, मेघदूत फर्नीचर्स। तो मैंने जो खरीदा फर्नीचर वो बेचूंगा, तो वो मेरे लिए करंट एसेट्स है। ठीक है, तो मेरे स्टॉक, समझ गए क्या नाम दिया मैंने? फर्नीचर को क्या बोला मैंने? स्टॉक, मतलब वो गुड्स जिसमें हम रेगुलरली डील कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक मेरा करंट एसेट्स है, क्योंकि यूजुअली वो 1 साल के अंदर हम क्या करते हैं, 1 साल के अंदर बेच देते हैं। हाँ, 1 साल के अंदर नहीं बिकेगा तो क्लोजिंग स्टॉक भी हो जाएगा। तो डेटर्स मेरे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स मेरे कस्टमर्स हैं, और बिल्स रिसीवेबल वो बिल्स हैं जिनका पैसा हमें मिलना अभी बाकी है, जिन बिल को सामने वाले व्यक्ति ने साइन करके मुझे दे दिया है, मेरा उधार उनसे लेना बाकी है। अब आता है लिक्विड एसेट्स। हाँ, पानी? नहीं नहीं नहीं, पानी लिक्विड एसेट्स नहीं है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स हैं जो या तो खुद कैश ही हैं, वो खुद ही कैश हैं, या वो बहुत क्विकली ही कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब कि इसको कैश में कन्वर्ट करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वेरी शॉर्ट नोटिस में वो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आपके जो बैंक में रखा बैलेंस है, जाओ बैंक में चेक काटो या ड्राफ्ट निकाल करके तुरंत निकाल दो, या बिल्स रिसीवेबल को, इनको बहुत 1 साल तक का समय नहीं लगता है, बहुत ही शॉर्ट समय में क्या आता है, इनको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, इसीलिए इसका नाम है लिक्विड। ठीक है, करंट से भी जल्दी कैश में परिवर्तित होते हैं लिक्विड एसेट्स। अब कुछ और एसेट्स, वेस्टिंग एसेट्स। नाम में ही सब कुछ लिखा हुआ है, वेस्ट होने वाला एसेट्स, मतलब ये वो एसेट्स हैं जो कंज्यूम्ड हो जाने वाले हैं, अर्थात धीरे 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 ये एसेट्स कम हो रहे हैं। अब जैसे एग्जांपल इसमें माइंस का लिखा हुआ है, देखिए, तो माइन से आप जैसे जैसे कोल निकालते जाओगे, क्या हुआ था केजीएफ का, है ना, केजीएफ का नाम सुना है ना? हाँ, वो केजीएफ रॉक के भाई, उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो केजीएफ से, वैसे फुल फॉर्म बता दे रहा हूँ, कोलार गोल्ड फील्ड्स, है ना, एक गोल्ड की यस फील्ड है जहाँ से गोल्ड निकाला जा रहा था, गोल्ड निकाला जा रहा था। वैसे अब मैं बता दूं आपको, अब वहाँ बहुत गोल्ड बचा नहीं है, ख़त्म हो गया है। क्यों? क्योंकि वो माइन थी, गोल्ड की माइन थी, और गोल्ड उसमें से निकाला जा चुका है। तो वेस्टिंग एसेट कैसे एसेट्स होते हैं? जिनका आपने कंज्यूम कर लिया है, आपने उसको यूज़ कर लिया है। ठीक है, आपके पास एक तालाब है, ठीक है, तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं, और आप रोज़ खूब सारी मछलियाँ पकड़ते जा रहे हो। जितनी मछलियाँ उसमें ग्रो नहीं कर रही है, उससे ज़्यादा मछलियाँ आप क्या करते जा रहे हो, जाल में फंसा के निकालते जा रहे हो। क्या होगा? वेस्टिंग एसेट खत्म हो जाएंगी ना। फिक्टिशियस एसेट्स, एक्चुअली में फिक्टिशियस का मतलब ही है जो फॉल्स होते हैं, नाम की सिर्फ एसेट्स हैं, इसीलिए नॉमिनल हैं। हाँ, कुछ ऐसे एसेट्स भी होते हैं जो सही मायने में एसेट्स नहीं हैं। देखो, एसेट्स क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि इनके बदले आपको कोई कैश नहीं मिलने वाला है, आप इनको जाके मार्केट में बेच नहीं सकते हो। ठीक है ना, तो इन एसेट्स को फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। अब कहने का जरूरत है कि सर इसको लिखते क्यों है भाई?
जब इससे कोई फायदा भी नहीं मिलने वाला है, अब इसका कोई आप यूज भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका आप बेनिफिट पहले ही ले चुके हो। सही सुना, आपने इनका इस्तेमाल पास्ट में ही कर लिया था और इसका बेनिफिट 1 साल से अधिक समय के लिए मिलने वाला था, इसीलिए इसको रखा गया यहां पर। ठीक है, जैसे कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, अब आता है सारे असेट्स खत्म, असेट्स के उल्टे। असेट्स तो आपकी प्रॉपर्टीज हैं, असेट्स तो आप ओन करते हो, और लायबिलिटी आपका कर्ज है, क्योंकि हर बिजनेस में कुछ ना कुछ क्या होगी, लायबिलिटी भी होगी, पक्का है। क्योंकि याद रखिएगा, ऑल असेट्स एंड लायबिलिटीज आर टू बी बैलेंस्ड। याद रखिएगा, तराजू की तरह है पूरा अकाउंटिंग। बहुत मज़ा आने वाला है आपको अकाउंट्स करने में। हाँ, डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सर तरुण रूपानी आपके हैं साथ। ठीक है, और तुम भी देना मेरा साथ। यस, बहुत बहुत स्लोली ग्रेजुअली आपको एक एक टॉपिक को मैं आराम से और पूरा समय के साथ आपको क्या करूंगा, फिनिश करा दूंगा। सारे सिलेबस को बिफोर टाइम ही हम कर लेंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी वो अमाउंट है विच द फर्म ओव्स टू द आउटसाइडर। ओव्स मतलब होता है ड्यू है, मतलब अभी पेमेंट करना बाकी है। जो भी पैसा फर्म को अभी दूसरे लोगों से को चुकाना बाकी है, वो सब फर्म की लायबिलिटी है। अच्छा, एक फॉर्मूला और भी आप कर सकते हैं, लायबिलिटी इज इक्वल टू असेट माइनस कैपिटल। फर्म के एसेट्स में से मालिक की पूंजी निकाल दो बाहर, मालिक ने जो पैसा लगाया उसको बाहर कर दो, आ जाएगा। लायबिलिटी भी 2 टाइप की होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लायबिलिटी का एग्जाम्पल है कैपिटल। याद है आपको, जो पैसा मालिक ने लगाया है वो पैसा कैपिटल है। और एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जाम्पल हो सकता है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, ठीक है, या इवन बैंक लोन। क्या आप भी कुछ देना चाहते हो मुझे लायबिलिटी में एग्जाम्पल? कुछ एक्सटर्नल लायबिलिटी का एग्जाम्पल आप देना चाहते हो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे कि क्या एक्सटर्नल लायबिलिटीज आपको ध्यान है। ठीक है, आइए लायबिलिटीज के कुछ और टाइप्स देखते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जैसा नाम है, ये वो लायबिलिटीज हैं जिनका पेमेंट 1 से अधिक साल में, नॉर्मली लॉन्ग पीरियड में, मोर देन 1 ईयर के बाद जिनका रिपेमेंट करना होता है। ठीक है, इसीलिए वर्ड है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। हाँ, जैसे कोई मैंने बैंक से लोन ले लिया, मैं याद रखना फर्म हूं, मैं फर्म हूं, याद करके यही चलना है हमेशा आपको। ठीक है, जब भी अकाउंट्स करोगे, खास करके न्यूमेरिकल करोगे, तो अपने आपको फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो जब भी फर्म ने क्या किया, बाहर से लोन लिया, बैंक से लोन लिया, हो गया लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और करंट लायबिलिटी अगेन, जो लोन 1 साल के अंदर रिपेमेंट करना हो, जो नियर फ्यूचर में पे करना हो, अर्थात जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा नहीं हो, सिर्फ 1 साल हो, जैसे बैंक के ओवरड्राफ्ट्स। बैंक ओवरड्राफ्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देती, याद रखिएगा, ये करंट अकाउंट होल्डर्स को ही देती है, अर्थात बिजनेस फर्म्स को ही देती है, और शॉर्ट नोटिस के लिए देती है। बिल्स पेबल हो गए। ठीक है, और क्या लायबिलिटीज हैं? एक लायबिलिटी ऐसी है जो लायबिलिटी अभी नहीं है, कॉन्टिंजेंट है ये लायबिलिटी, मतलब किसी सर्टेन इवेंट पे ये लायबिलिटी हो सकती है, अभी ये लायबिलिटी नहीं है, इसीलिए इसको बैलेंस शीट के अंदर नहीं लिखते हैं, बल्कि फुटनोट के रूप में लिखते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट द एक्चुअल लायबिलिटीज। ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी बन जाएगी अगर कोई इवेंट हो जाए। कोई एग्जांपल दूं? हाँ, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, मतलब एक बिल था, हम बैंक में गए और इस बिल के अगेंस्ट में पैसा बैंक से ले लिया क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत थी। बट अगर ये बिल 31 मार्च के बाद, 31 मार्च को ईयर क्लोज हो जाता है, 31 मार्च के बाद अगर क्या हो, पार्टी ने पेमेंट नहीं किया बिल का, तो ये मेरे ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी, पर अभी ये मेरी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अगला एक जो हमारा टर्म है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स। ये एक ब्रॉड टर्म है, वो सारे पैसे जो रिसीव करने वाली है फर्म, वो सारा अमाउंट जो फर्म को रिसीव करना है वो रिसीवेबल्स है, सारे अमाउंट, टोटल ऑफ अमाउंट रिसीवेबल। सेल करने पे, चाहे गुड्स बेचे चाहे सर्विस बेचे फर्म, जो भी गुड्स और सर्विस बेचने में जो पैसा मिलने वाला है उसको कहेंगे क्या, रिसीवेबल्स। अब इसके अंदर 2 चीजें आती हैं, डेटर्स भी आते हैं, आम भाषा में सिंपल वर्ड्स में डेटर्स के लिए आप वर्ड याद कर लो, कस्टमर्स। क्या? करेक्ट, फर्म के कस्टमर्स जिनको फर्म ने उधार बेचा है। ठीक है, क्योंकि इनसे पैसा फर्म को मिलने वाला है,
इसीलिए ये हमारे कस्टमर्स हैं। ठीक है, क्लियर होगा? जिनको फर्म ने उधार बेचा है अभी इनसे पैसा मिलना बाकी है। और जबकि बिल्स रिसीवेबल क्या होते हैं? वो डेटर्स जिनको मैंने उधार बेचा पर उन्होंने मेरे बिल को एक्सेप्ट करके मुझे बिल साइन करके दे दिया। अब ये बिल मेरा क्या है जो उसने साइन करके मुझे दिया है, ये मेरा बिल रिसीवेबल, मेरा असेट है। ठीक है, ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये एक तरह का बिल है जो कि पर्सन ने एक्सेप्ट कर लिया। हम ड्रॉर है, याद रखिएगा, हमने बिल बनाया, फर्म ने बिल बनाया, जिसको उधार बेचा था उससे बिल पे साइन करवा के ले लिया, एक उसको मैच्योरिटी पीरियड दे दिया, एक समय दे दिया कि इतने समय बाद हमें पेमेंट मिलेगी, तो तब तक के लिए वो आपके लिए क्या बन गया? बिल रिसीवेबल। क्लियर है? पक्का? आओ इसका ठीक रिवर्स करने वाले हैं। रिसीवेबल्स का उल्टा होने वाला है पेबल्स। पेबल्स मतलब वो अमाउंट जो फर्म को पे करना है किसी गुड्स को खरीदने की वजह से या किसी सर्विसेज को लेने की वजह से। फर्म भी तो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही है तभी तो बेचेगी। तो इसके अंदर क्या आएगा? हाँ, डेटर्स का उल्टा क्रेडिटर्स और बिल्स रिसीवेबल का उल्टा बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? हमारे सप्लायर्स होते हैं। जैसे मैंने डेटर्स के लिए एक टर्म बता दिया आपको, याद कर लीजिए, कस्टमर्स। ठीक है, फर्म के कस्टमर्स। उसी तरह से क्रेडिटर्स के लिए एक टर्म याद कर लीजिए, सिंपल वर्ड याद कर लीजिए, फर्म के सप्लायर्स, जिनको फर्म पैसा देगी, लौटाएगी। ठीक है, ये वो पर्सन है, ये वो फर्म्स हैं जिनसे फर्म मैं हूं, याद रखना, हम लोग फर्म है। हर बार अपने आप को क्या करना है? फर्म के प्रोस्पेक्ट से सोचना है। जिसको हमने उधार खरीदा है, याद रखिएगा, जब आप कैश खरीद लोगे तो सामने वाला आपका क्रेडिटर नहीं होगा, क्योंकि आपने तो पैसा दे दिया। अब आपके ऊपर उसका कोई भी कर्जा, कोई भी लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, उधार खरीदने में ही क्रेडिटर क्रिएट होगा। और अगेन बिल्स पेबल, हमने उधार खरीदा और उनका बिल भी साइन कर दिया, हमने उसके बिल पे लिख दिया कि हां हम आपको पेमेंट करेंगे। बस मेरे लिए वो बिल पेबल है, सामने वाले के लिए बिल्स रिसीवेबल है। चलो अगला टर्म देखते हैं, परचेज। याद रखिएगा, ये टर्मिनोलॉजी आपको हेल्प करेगी आगे के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आपके सारे चैप्टर्स को रिलेटेड मिलेंगे आपको। हाँ, अकाउंट एक चेन की तरह, एक साइकिल की तरह है। ट्रांजैक्शंस के बाद आता है जर्नल्स और सब जर्नल्स, और सब जर्नल्स के बाद आता है लेडजर। तो सारी चीजें क्या है? सीक्वेंस में है। लेडजर के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट्स और फिर ट्रांजैक्शंस। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको सारे कंसेप्ट्स का मीनिंग आना चाहिए। जब आपको थ्योरी पार्ट आएगा ये वाला, तभी आप न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर पाओगे। तो ध्यान से देखिएगा डेफिनेशंस प्लीज। परचेज का मतलब खरीदना। हाँ, यही कहते हैं, आम भाषा में तो खरीदना कहते हैं, बिजनेस में उसको खरीदना नहीं कहते हैं। बिजनेस में उसको खरीदना जिस पे हम रेगुलरली डील करते हैं उसको परचेज कहते हैं। मेरी फर्नीचर की दुकान है, ठीक है, मैंने नाम दे दिया मेघदूत फर्नीचर्स। ठीक है, मेरी फर्नीचर की दुकान है और मैंने खरीदा है सोफा, मैंने खरीदा है डाइनिंग टेबल, मैंने खरीदा है चेयर्स, है ना। तो ये मैं खरीद के रखूंगा पहले अपने फर्नीचर की स्टोर में, ताकि मेरे पास कस्टमर्स आए, देखें, पसंद करें और उसमें से खरीद के ले जाएं। तो मैं पहले खरीद रहा हूं, परचेज कर रहा हूं, ये परचेज है। पर मैंने मेरा नाम मेघदूत फर्नीचर्स है और मैंने क्या किया, मेरी फर्नीचर के स्टोर में अपने लिए एक कार खरीद ली। मुझे जरूरत थी कार में आने जाने की, तो क्या ये परचेज कर लिया? लिखा है परचेज ऑफ कार। जवाब है ये परचेज नहीं है, क्योंकि ये तो मेरे निजी काम के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, तो ये ड्राइंग है। पर मैंने फर्म के लिए ही, बिजनेस के लिए ही एसी लगवा दिया, बड़े बड़े, है ना, एसी लगवा दिए फर्म में, है ना, लाइटिंग और अच्छी अरेंजमेंट्स कर दी चारों तरफ, ताकि मेरे कस्टमर्स आए उनको बैठने की दिक्कत ना हो और चारों तरफ रोशनी हो, एसी चल रहे हो। फर्म में अच्छी सारी फिटिंग्स लगवा दी, परचेज कर लिया और लगवा दिया। तो क्या ये भी परचेज है? जवाब ये भी परचेज नहीं है, क्योंकि मेरा पर्पस इसको बेचना नहीं है। मेरा तो फर्नीचर स्टोर है और मैंने क्या खरीदा है? एसी खरीदा है, लाइटिंग्स खरीदी है, फिटिंग्स खरीदी है ना। क्योंकि ये मैं लाइटिंग, फिटिंग, एसी बेचूंगा नहीं, बल्कि इसका बिजनेस में यूज करूंगा और कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये मेरे लिए क्या है? परचेज नहीं है।
अब समझ में आया परचेज क्या है? तो एक क्लॉथ मर्चेंट के लिए, मतलब कपड़े के व्यापारी के लिए जिसकी कपड़े की दुकान है, उसके लिए परचेज क्या होगा? कपड़ा खरीदना। ठीक है, क्योंकि वो कपड़े का व्यापारी है। अगर वो फर्नीचर खरीद लेगा, एक क्लॉथ मर्चेंट, एक कपड़े का व्यापारी जिसके कपड़े की दुकान है, अगर उसने फर्नीचर खरीद लिया तो वो उसके लिए क्या है? परचेज नहीं है। बैठ गई बात दिमाग में? परचेज क्या है? तो परचेज मींस वो गुड्स खरीदना जिसको हम खरीद रहे हैं, फर्म खरीद रही है बेचने के पर्पज से। फर्म इसको रखेगी नहीं बल्कि इसको बेच देगी। तो परचेज इज ओनली फॉर द परचेज ऑफ गुड्स। क्या खरीदना है? वर्ड टर्म क्या है? गुड्स को खरीदना है। इन विच द बिजनेस डील्स, क्या कीवर्ड है? जिसमें बिजनेस रेगुलरली डील करती है। ठीक है, अब परचेज दोनों हो सकता है, कैश परचेज भी हो सकता है, उधार परचेज भी हो सकता है, दोनों अलाउड है। और परचेज करने के बाद अगर गुड्स आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप परचेज रिटर्न कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। ये रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? रिटर्न आउटवर्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि परचेज के समय तो गुड्स अंदर आ रहा था, पर आउटवर्ड के समय आपने जब गुड्स लौटा दिया होगा क्योंकि वो आपके हिसाब से नहीं है, या वो आपने मंगवाया नहीं था, आपको जबरदस्ती दे दिया गया है, लौटा दो, परचेज रिटर्न। ठीक है, अब आने वाला है परचेज का रिवर्स, सेल। ध्यान दीजिएगा, जब जब हम लोग सेल की बात करेंगे तो क्या बेचना है? हाँ, अगर आपने फर्नीचर बेच दिया, आपने पुरानी कार बेच दी, कोई लैंड, प्लांट, मशीनरी बेच दिया, क्या वो सेल है? नो। आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से बिजनेस में डील करते हो। सेल आपके बिजनेस के हिसाब से है। ठीक है, आइए सेल को समझते हैं। परचेज की तरह सेल को भी आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ये टर्म बार बार आएगा, पूरे आपको सारे जर्नल एंट्रीज करने में, सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में आएगा। तो सेल मीन्स ट्रांसफर करना। सेल मतलब किसी को गुड्स या सर्विसेज दे देना और बदले में उससे पैसा ले लेना। याद रखिएगा, सेल में भी क्या बेच सकते हैं? कोई भी गुड्स बेच सकते हैं। क्या बेचेंगे? कोई भी गुड्स, कोई भी सर्विस बेचेंगे। तो अगर आपने क्या कर दिया, कोई कार बेच दी, कोई इक्विपमेंट बेच दिया, कोई बिल्डिंग बेच दी, वो सेल नहीं। भले उसके आगे लिखा भी हो सेल ऑफ कार फॉर ₹10,000, ये सेल नहीं है क्योंकि इस पे आप रेगुलरली डील नहीं करते हो। ठीक है, मेरा कौन सा स्टोर था, मैं क्या काम करता था, मैंने बताया मैं फर्नीचर स्टोर्स। मैंने अज्यूम किया कि मैं फर्नीचर स्टोर हूँ, नाम है मेघदूत फर्नीचर्स, बताया था ना एग्जाम्पल में। तो अब मैंने क्या किया, मेरे पास कस्टमर्स आए, हाँ तुम आ गए फॉर एग्जाम्पल मेरे यहाँ, तुम आए, बोले सर मुझे सोफ़ा सेट जो लेटेस्ट मॉडल का है वो दिखाइए। मैंने तुम्हें दिखा दिया, तुम्हें पसंद आया, मैंने तुम्हें सोफ़ा सेट हैंडओवर कर दिया और तुमसे पैसे सोफ़ा के ले लिए। सेल है कि नहीं है? हाँ या ना? सेल है, डेफिनेटली सेल है। क्यों? क्योंकि मैंने वही बेचा जिसमें मैं रेगुलरली डील करता हूं। मैं हूं फर्नीचर सेलर। गॉट इट? अगर मेरी कपड़े की दुकान होती, मैं क्लॉथ मर्चेंट होता फॉर एग्जांपल, हाँ मेरी एक कपड़े की दुकान है और मेरे पास कोई पुराना फर्नीचर था और कोई व्यक्ति, लेट्स से तुम ही फिर से आ गए और तुमने वो फर्नीचर खरीद लिया। मैंने सेल कर दिया फर्नीचर, बोल रहे हैं सेल ऑफ फर्नीचर, पर क्या अकाउंट्स की भाषा में उसको सेल माना जाएगा? नो। ठीक है, क्योंकि हम रेगुलरली फर्नीचर में डील नहीं करते हैं, हम हैं क्लॉथ मर्चेंट। देखा ध्यान से? अब पहचान जाओगे, ध्यान रखना है इस चीजों का। तो सेल मींस क्या करना है? गुड्स एंड सर्विसेज को बेचना है, प्राइस पे बेचना है और उन गुड्स को सर्विसेज को बेचना है जिसमें हम रेगुलरली डील करते हैं, अदरवाइज वो सेल नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब सेल का उल्टा भी होगा, सेल रिटर्न होगा। भाई मैंने बेचा, हो सकता है कस्टमर को वो गुड्स समझ में नहीं आ रहा है, उसको उसकी क्वालिटी नहीं पसंद आ रही है, ओवर प्राइस लग रहा है, कोई भी वजह से वो गुड्स को लौटा सकता है। इस बार गुड्स आपके पास वापस आ रहा है। गुड्स क्या हो रहा है? आपके पास वापस आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है रिटर्न इनवर्ड। देखो गुड्स 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 बहुत बार यूज हो रहा था शब्द, आओ गुड्स का मीनिंग जाने। गुड्स वो वस्तुएं हैं जिनमें हम परचेज रीसेल के लिए करते हैं। अर्थात मैंने बताया कि एक क्लॉथ मर्चेंट है, एक कपड़े का दुकानदार है, हाँ उसकी कपड़े की दुकान है, लेट्स से उसके पास पैंट शर्ट टी शर्ट्स बिकती हैं उसके पास, हाँ जहाँ पे तुम जाते हो
पैंट शर्ट टी शर्ट कहीं से खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो वो कपड़े का दुकानदार कपड़ा बेच रहा है, पैंट शर्ट टी शर्ट जीन्स बेच रहा है, हो गया उसके लिए वो गुड्स हो गया, क्योंकि वो रेगुलरली उस पर डील कर रहा है। समझ गया ना? चलो, तो गुड्स क्या है? हर वो वस्तु है जिसको वो खरीदता है, रीसेल करने के लिए खरीदता है, या उसको वो यूज कर लेता है अपने या फिनिश प्रोडक्ट बनाने में। ज्यादातर प्रोड्यूसर्स के लिए ये शब्द भी अप्लाई होता है। जो लोग गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं तो रॉ मटेरियल खरीदते होंगे, उनके लिए वो गुड्स है। ठीक है, आगे स्टॉक वर्ड क्या होता है या स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है? तो स्टॉक मतलब वो वैल्यू ऑफ द गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। स्टॉक मेरे पास वो है जो मैंने खरीदा है बेचने के लिए और मेरे पास अभी भी बचा रह गया है, लाइंग अनसोल्ड, मतलब अभी वो पूरा नहीं बिका है। अरे भाई, एक ही बार में सारा कैसे बिक जाएगा? मेरे तो मैंने बताया फर्नीचर का स्टोर है, अब मैंने 10 लाख का फर्नीचर खरीद करके दुकान में अपने शोरूम में सजा के रख दिया है, याद है ना? तो अब 10 लाख का क्या तुरंत ही बिक जाएगा क्या? अरे भाई, हो सकता है इस साल 1 लाख का 2 लाख का बिकेगा और तब तक हम नया 1 या 2 लाख का और खरीद लेंगे। नॉर्मल बिजनेस में होता रहता है ना। तो जो स्टॉक मेरे पास बचा रह जाएगा, जो बिकेगा नहीं, उसे कहेंगे यस स्टॉक। अभी 2 होंगे, ओपनिंग हो गए, अर्थात वो स्टॉक एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर होगा। हाँ, बिगनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मैं फाइनेंशियल लिख दे रहा हूँ, फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग में जो स्टॉक मेरे पास है, याद रखिएगा फाइनेंशियल ईयर का बिगनिंग होता है 1 अप्रैल। ठीक है, हर जगह, यस हर जगह, हर बिजनेसमैन क्या करता है, हर फर्म फॉलो क्या करती है, 1 अप्रैल से अपना अकाउंटिंग स्टार्ट करती है, अकाउंट्स बनाना स्टार्ट करती है और 31 मार्च को क्या करती है, अकाउंटिंग क्लोज कर देती है। ठीक है ना? और 31 मार्च मेरा क्या है, फाइनेंशियल ईयर का एंड है। तो जो स्टॉक इस 31 मार्च को बचा रह जाएगा, यस 31 मार्च को बचा रह जाएगा, वो मेरा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, और जो 1 अप्रैल को होगा वो कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। चलो इन्वेंट्री की बात करते हैं, थोड़े से बड़े टर्म पे आते हैं। स्टॉक से भी बड़ा वर्ड है इन्वेंट्री, पर ज़्यादातर जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इन्वेंट्री सबका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये स्टॉक भी आ जाता है। देखिए ये टर्म स्टॉक भी आ जाता है। तो इन्वेंट्री इज़ अ वेरी वाइड टर्म, इट इंक्लूड्स रॉ मटेरियल, इट इंक्लूड्स वो मटेरियल जो अभी थोड़े तैयार हैं और फिनिश गुड्स नहीं बने हैं, इवन जो गुड्स एकदम तैयार पड़े हुए हैं, फिनिश हैं, एकदम रेडी हैं, बस बेचने को तैयार हैं, और या तो जो स्टॉक बचा हुआ है, ये भी। तो सारी चीज़ें क्या आती हैं, इन्वेंट्री में आती हैं। दैट मीन्स वाइडर टर्म है इन्वेंट्री। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट डेफिनेशन। इन्वेंट्री और स्टॉक तो आप समझ गए। अब आता है प्रॉफिट क्या है। हाँ, प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, पर आम आदमी समझते हैं कि प्रॉफिट मतलब कोई भी चीज़ कमा लेंगे प्रॉफिट हो जाएगा, पर बिजनेस में एक टर्म है, वो है टोटल रेवेन्यू। क्या वर्ड है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस गिव्स यू प्रॉफिट। बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू वो ऐसा होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बेचने से मिलता है, और एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चे होते हैं जो हमने उस गुड्स और सर्विसेज पे किए हैं। ठीक, तो कमाई में से खर्चा माइनस कर दो, बच जाएगा प्रॉफिट। अब ये क्या नया शब्द है सर, आम जिंदगी में मैथ्स में तो प्रॉफिट और गेन को एक ही कहते थे, पर यहाँ पर क्या है, ये मॉनेटरी बेनिफिट है। हाँ, मॉनेटरी बेनिफिट है विच डज नॉट अराइज आउट ऑफ द रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी। हाँ, अगर मेरी लॉटरी लग गई, फर्म की लॉटरी लग गई, फर्म को कोई एबनॉर्मल गेन हो गया, कोई पुरानी मशीनरी या प्लांट पड़ा था और वो हाई प्राइस में बिक गया, गेन हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, गेन हुआ। तो गेन क्या है, वो बेनिफिट है जो हम डे टू डे बिजनेस से नहीं कमा रहे हैं, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से नहीं कमा रहे हैं। क्लियर है? लॉस, प्रॉफिट का उल्टा लॉस। तो लॉस की डेफिनेशन इसी से बना लेंगे, लॉस इज इक्वल टू व्हेन टोटल एक्सपेंसेस, जब फर्म के सारे खर्चे ज़्यादा हैं फर्म की टोटल रेवेन्यू से, फर्म की जो टोटल बिक्री है, टोटल जो सेल है वो कम है, हो जाएगा लॉस, क्योंकि फर्म तो फायदे में नहीं रहेगी। लॉस का मतलब ये भी है, और लॉस का मतलब है जब फर्म फायदे में नहीं है। अब लॉस तो फायर से भी हो सकता है, थेफ्ट से भी हो सकता है। क्लियर? आइए अगला टर्म जानते हैं, एक्सपेंस। बहुत बार आने वाला है ये टर्म एक्सपेंस। हाँ,
एक्सपेंस मीन्स वो कीमत, वो प्राइस जो हम गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए या गुड्स को खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल दूँ, आपने स्टाफ रखा हुआ है, सेल्समैन रखा हुआ है गुड्स को बेचने के लिए, सैलरी दोगे कि नहीं दोगे उसको? अपने शॉप में हमने एक सेल्समैन रखा हुआ है गुड्स को बेचने के लिए। भाई मैंने रखा हुआ है, मेरा तो फर्नीचर स्टोर था, याद ही होगा आपको। तो फर्नीचर स्टोर के लिए मैंने क्या रखा है, एक सेल्समैन रखा हुआ है जो लोगों को फर्नीचर के बारे में बताता है, समझाता है, कस्टमर को कन्विंस करता है। सैलरी देंगे, सेलिंग का खर्चा है कि नहीं मेरा? मैंने फर्नीचर खरीदा है, ये भी मेरा एक एक्सपेंस है। तो वो पैसा, वो प्राइस जो गुड्स को चाहे बनाने में या गुड्स को चाहे बेचने में जो मेरा पैसा लगता है, उसे कहते हैं एक्सपेंस। अब एक्सपेंस से बड़ा शब्द क्या है? एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, एक्सपेंडिचर इज अ वाइड टर्म। तो हर वो डिसबर्समेंट ऑफ कैश, हर वो पेमेंट ऑफ कैश जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की वजह से हो, किसी लायबिलिटी की वजह से हो, है ना, कोई गुड्स खरीदने की वजह से हो, कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदने की वजह से भी आपको पैसा देना पड़ सकता है। इन सब को कहेंगे क्या? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर वाइडर टर्म है, इसके अंदर एक्सपेंस आता है, क्योंकि एक्सपेंस में तो सिर्फ आप क्या करते हो, वो प्राइस पे करते हो, कीमत देते हो गुड्स को प्रोड्यूस करने की और या सेलिंग करने की। बट मैंने कहा कोई नया आपने फर्नीचर खरीद लिया, कोई लैंड खरीद लिया, है ना, कोई लायबिलिटी, बैंक का लोन रीपे कर दिया, ये सब आपका एक्सपेंडिचर है, ये सब आपका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस नैरो शब्द है। अब दो एक्सपेंडिचर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आओ कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। जब आपने कोई ऐसा खर्चा किया जिसकी वजह से आपने कोई परचेज कर लिया, अक्वायर मतलब है परचेज, परचेज ऑफ लैंड कर लिया, परचेज ऑफ कोई बिल्डिंग कर लिया, तो आपके फिक्स असेट्स की कीमत बढ़ गई। तो जब जब ऐसा होगा आपके एसेट्स की कीमत बढ़ेगी, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो। और कोई ऐसा खर्चा जिसका बेनिफिट आपने रिसीव कर लिया उसी साल के अंदर, हाँ, जैसे आपने क्या किया, गुड्स सेल किया, सेल ऑफ गुड्स किया, तो सेल ऑफ गुड्स करने के लिए आपने सैलरी दी अपने स्टाफ को। सेल करने के लिए भाई आपका स्टाफ होगा तभी तो सेल गुड्स होगी, तो सैलरी टू सेल्समैन, ये जो सैलरी दे रहे हो, है ना, सेल्समैन को, सेल्समैन को, ये क्या है आपका? ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सैलरी टू सेल्समैन। समझ गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है? क्योंकि इसका आपने एडवांटेज, इसका बेनिफिट आपने पहले ले लिया, और बेनिफिट क्या था? आपका गुड्स बिक गया था। ठीक है, अब आता है रेवेन्यू, बार बार आएगा। रेवेन्यू मतलब इनकम, जो भी आपको बार बार होने वाली कमाई है। हमारा है फर्नीचर का स्टोर, आए दिन हम क्या करते हैं, फर्नीचर, सोफ़ा, चेयर, टेबल, ये सब बेचते रहते हैं, तो रेवेन्यू तो आता रहेगा। तो जो भी पैसा मिल रहा है रिकरिंग नेचर का, वो आपका क्या है? इनकम है। और इनकम क्या है सर? इनकम और रेवेन्यू में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फिर से देखते हैं, जो गुड्स हम बेच रहे हैं, हाँ, जो गुड्स हम बेच रहे हैं, जो हम सर्विस बेच रहे हैं, जिसका हम काम करते हैं, वो पैसा जो मुझे मिला वो रेवेन्यू है। बट जो हमने उस पर पैसा लगाया वो मेरा क्या है? एक्सपेंस। अब इसी का सरप्लस कहलाता है इनकम। ठीक है, याद रखिएगा, टोटल नहीं है ये, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, हर एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस विल गिव यू इनकम। क्लियर? नेक्स्ट आता है ड्राइंग। हाँ, ड्राइंग मतलब पेंटिंग ड्राइंग वाला नहीं, ठीक है ना, ड्राइंग तो एक सब्जेक्ट था ना। यहाँ पे ड्राइंग का मतलब क्या है अकाउंट में? एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, या तो वस्तु या तो वो कैश ही ओनर खुद अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले, है ना, अपने किसी प्राइवेट पेमेंट्स के लिए बिजनेस से पैसा निकाल ले, उन सब कामों को कहते हैं ड्राइंग। ठीक है, एनी अमाउंट और एनी वैल्यू ऑफ गुड्स। हाँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी फर्नीचर की स्टोर है, मेरे घर में मुझे फर्नीचर चाहिए, याद है ना, मेरा फर्नीचर का स्टोर था, और मेरे घर में मुझे फर्नीचर चाहिए, मेरे पास घर में क्या है, चेयर टेबल नहीं है बैठने के लिए, तो हमने अपनी शॉप से 2 चेयर टेबल अच्छे वाले निकाले और घर ले गए अपने।
पैसा तो दिया नहीं था, तो ये क्या है, ड्राइंग। तो गुड्स ले जाओ चाहे कैश ले जाओ बिजनेस से, अपने पर्सनल यूज के लिए ओनर ले जाएगा, ड्राइंग माना जाएगा। नेक्स्ट आता है वर्ड डिस्काउंट। हाँ, डिस्काउंट एक तरह का अलाउंस है, एक तरह की छूट है। हाँ, छूट भी वर्ड अलाउड है। तो कौन देता है, अक्सर सेलर्स देते हैं गुड्स को बेचने के लिए। भाई कोई भी सेलर चाहता है कि मेरे गुड्स जल्दी बिक जाएं और या तो मुझे जल्दी कैश मिल जाए, दो चीज चाहता है। क्यों, क्या सेलर्स चाहते हैं, यही चाहते हैं ना। तो ट्रेड डिस्काउंट देता है सेलर। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देता है, ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि गुड्स से कस्टमर, यस, सेलर देता है कस्टमर्स को, ताकि एक फिक्स्ड परसेंटेज उसको क्या करें, छूट दे पाए, ठीक है ना। और इसका मेन मकसद होता है सेल ज़्यादा करना। जबकि कैश डिस्काउंट क्या होता है, वो डिस्काउंट होता है जो कस्टमर को मिलता है फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट पेमेंट, ताकि आप जल्दी पेमेंट दो। कैश दोगे तो ही कैश डिस्काउंट मिलेगा, जबकि ट्रेड डिस्काउंट ज़्यादा बल्क में खरीदोगे तो आपको मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट। याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट को जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी एंट्री नहीं करते, सिर्फ अमाउंट डिडक्ट करके उसको अमाउंट शो नहीं करते हैं। जबकि जर्नल में प्रॉपर रिकॉर्ड बनता है कैश डिस्काउंट का, उसको प्रॉपरली शो भी करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला शब्द आ रहा है, डिस्काउंट से मिलता जुलता नाम आ रहा है, रिबेट। तो रिबेट मीन्स रिडक्शन। रिबेट मीन्स रिडक्शन, किसमें, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड। अक्सर सेलर क्या करते हैं, गुड्स को बेचने के बाद भी रिबेट देते हैं। क्यों, ऐसा क्यों करते हैं सर, बेचने के बाद क्यों रिबेट देते हैं। हो सकता है कि गुड्स में कुछ डिफेक्ट हो, गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो, तो सेलर्स क्या करते हैं, अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए उस पर और छूट दे देते हैं, नाम है रिबेट। सेलिंग के बाद है, याद रखिएगा। एक वर्ड आता है एंट्री करना। हाँ, आपको बहुत एंट्री बनानी पड़ेगी, जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी मेरे साथ, ठीक है, आगे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो जब किसी ट्रांजैक्शन को, इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं बुक्स में, हम लोग इसको कहते हैं, रिकॉर्ड करने को कहते हैं एंट्री पास करना, एंट्री करना। फिर आता है बैड डेप्ट। डेप्ट मतलब होता है जो पैसा हमें मिलना है, और बैड मतलब डूब गया। तो अगर कोई अमाउंट, अगर कोई पैसा इररिकवरेबल रह जाए किसी कस्टमर से, तो उसे कहते हैं बैड डेप्ट। भाई हो सकता है उसके पास पैसे ही नहीं हो, वो शहर छोड़ के ही भाग गया हो, या वो सच में क्या हो, इनसॉल्वेंट हो गया हो, आपका लॉस है, याद रखिएगा। इनसॉल्वेंट हो गया और इनसॉल्वेंट वर्ड भी आ गया। तो इनसॉल्वेंट कौन है, कोई भी व्यक्ति या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन जो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने डेब्ट्स को पे कर पाए, अपने कर्जों को पे कर पाए, वो व्यक्ति या वो संस्था क्या है, इनसॉल्वेंट है। नेक्स्ट टर्म आता है एंटिटी। एंटिटी अर्थात एक पहचान। हाँ, एक पहचान। तो एक बिजनेस यूनिट, एक इकोनॉमिक यूनिट, अर्थात कोई भी फर्म, कोई भी ऑफिस जो क्या कर रहा है, इनकम अर्न करने के लिए काम कर रहा है, कोई गुड्स या सर्विस बेचने का काम कर रहा है, वो सब एक एंटिटी है। तो एक एग्जांपल दूं, आपका स्कूल। हाँ, आपका स्कूल चाहे सेंट जॉन्स हो, चाहे सेंट थॉमस हो, चाहे सेंट पीटर्स हो, या इवन मेरा स्कूल हो, सनबीम स्कूल हो, ये सब क्या है, एक एंटिटी है। सर्विस बेच रहे हैं, याद रखिएगा, सेलिंग सर्विसेज, सेलिंग गुड्स ऑल्सो। इसका मतलब बैंक भी एक एंटिटी है ना। समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक प्रेस करना मत भूलना। और एक बात कहूँगा, अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स को प्लीज़ 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 ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना। मैं आपके लिए ये नया चैनल आपके कहने पर बना रहा हूँ, और एक वचन देता हूँ कि अगर मेरे साथ आप लोग लाइव सेशंस करेंगे, हाँ, जब आप होगे मेरे साथ, तो फिर आपको किसी भी लेसन्स के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। आपके सारे मेजर सब्जेक्ट्स में यहीं पे कवर कर दूंगा। सो थैंक यू एंड लव यू एंड गॉड ब्लेस यू।